दौलत शर्मा प्यारा हिंदुस्तान से। जैसे पहले चरण में 90% वोटिंग हुई, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं ये टीएमसी के हक में हुई है, हम पहले बंगाल जीतेंगे उसके बाद दिल्ली पर जाके कब्जा करेंगे। मुझे लगता है यदि आज की स्थिति ये है कि अभी मतलब इस पे क्या कहा जाए, ये एक प्रकार का मानसिक आघात जो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर पड़ा है, ये उसका प्रमाण है। और जहां तक उनके लिए यह है, तो जिसे कहते हैं अब चंद दिनों की बात रह गई है, तो दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो अभी कुछ दिन और सोच के रह सकती हैं। और जहां तक दिल्ली पे कब्जा करने की बात है, मुझे लगता है आज तो उनका कंट्रोल अपनी पार्टी पर नहीं रह गया है, अपनी सरकार पर नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग के आपराधिक तत्वों को साथ में लिया है, वो साथ में लेने के बाद आज स्थिति है कि वो चाहे भी तो उनको नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं एक उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, पिछला जो पश्चिम बंगाल सरकार का बजट है, आपने अगर बजट को ध्यान दिया हो, 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, 182 करोड़ रुपए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और मौलवी, मुअज्जिन और मदरसे के लिए 5713 करोड़, 5713 करोड़। मुअज्जिन अगर आप लोग ना समझते हो तो जो अजान लगाता है खड़े होकर, उसको भी सैलरी दी जाएगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि ममता जी के शासनकाल में अब पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुस की जगह मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा ने स्थान ले लिया है। ये उनका बजट 5713 करोड़ का बजट, वो सरकार जिसका जीडीपी का 1/3 कर्जे में डूबा हो, वो अगर इस तरह लुटाने को तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस डेस्परेशन में कार्य कर रही हैं। और जहां तक दिल्ली की बात है, तो हम ये कहेंगे, एक हम लोगों की तरफ कहावत होती है, जैसे वो पुराने ज़माने में वो नवाब लोग होते थे, उनको लगता था हमारा शासन दोबारा लौट के आएगा, तो उनके लिए ये कहा जाता था, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता वो जनादेश देने वाली है कि नवाब साहब के हाथ के फाख्ते उड़ेंगे और ममता जी के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर और निर्णायक परिणति की ओर बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता का संकल्प भी निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए दृढ़ सुदृढ़ होता चला जा रहा है। विगत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार और खतरनाक तुष्टीकरण का ज्वार, इन 3 चीजों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, यहां के समाज की शांति और सुरक्षा को भय से ग्रस्त किया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भय से के अंधकार से हटकर भरोसे के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देती हुई प्रतीत हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं इस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा जहां से हमारे राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी जनगण मन और वंदे मातरम, दोनों जहां से उठे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में उसी धरती से राष्ट्रवाद का स्वर प्रखर रूप से न सिर्फ उठता दिखाई पड़ेगा, बल्कि पूरे भारत में गुंजायमान होता दिखाई पड़ेगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को एक विश्वास देने में सफल हो रही है कि विकास की वो दौड़, जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था, हम लोग जब बचपन में सुनते थे
तो एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए। आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाना है। दूसरी तरफ फिर एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की भागीदारी को विधानसभाओं और लोकसभा में सुनिश्चित करना चाहती है। तो दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन है जो मैं देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहूंगा कि जब यह विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तो मेज थपथपाकर, हर्ष ध्वनि करते हुए, हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जो अट्टहास कर रहा था विपक्ष, उसका क्या आधार था? किस बात की खुशी थी आपके मन में? यह मान सकते थे आप ये कहते कि अमुक अमुक चीज रह गई और इस कारण से अन्यथा और बेहतर होता, परंतु जो उन्होंने अट्टहास किया है वो निश्चित रूप से हर महिला के हृदय में एक शूल की तरह, एक तीर की तरह चुभा है और उसका प्रभाव आने वाले समय में नजर आएगा। एक तरफ केंद्र में हमारी वो सरकार है जिसने कि महिलाओं के लिए चाहे मुद्रा योजना में, हर घर में नल में, उज्ज्वला योजना में, शौचालय के लिए और गरीब बहनों को प्रधानमंत्री आवास में मालिकाना हक देने का काम किया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अंधेरा होने के बाद महिलाओं को बाहर निकलना नहीं चाहिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर महिलाओं के अपराध के विरुद्ध कन्विक्शन रेट पूरे देश में सबसे कम लेवल में एक है। यानी अपराध होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपराधी को सजा दिलवाए। वो कन्विक्शन रेट पूरे भारत में 22% है, तो पश्चिम बंगाल में केवल 3% है। सिर्फ मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से रत्ना देवनाथ जी प्रत्याशी हैं जो आरजीकर कॉलेज में हुई उस दुखद घटना की, अत्यंत हृदय विदारक घटना की पीड़िता की मां हैं और उनकी तरफ से उस घटना में आरोपी विधायक का बेटा चुनाव मैदान में। मुझे लगता है इन दो चीजों को जब आप तराजू पर तौलेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि किसके पक्ष में भय है और किसके शासन में भरोसे की संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनेक इंडस्ट्रीज का यहां से पलायन हुआ, भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे दिखाई पड़े और इन सब से बढ़कर मैं सिर्फ एक प्रश्न तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का नाम भरोसे का संकल्प पत्र रखा है और तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? जो बांग्ला भाषा को लेकर अनेक प्रकार की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इश्तेहार बांग्ला भाषा का शब्द है क्या? इश्तेहार अरबी और फारसी भाषा का शब्द है जिसे उर्दू में लिया गया है। किस मानसिकता के तहत इश्तेहार शब्द लिया गया है? ममता जी ने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार नहीं होगी तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंड में ही सब कुछ खत्म कर सकती है। इसका इश्तेहार से क्या कनेक्शन है? मैं याद दिलाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि 1905 में जब नवाब कलीमुल्ला ने नरसंहार के लिए आह्वान किया था तो उसने भी अपने पैम्फलेट का नाम इश्तेहार ही रखा था। तो मेरा यह प्रश्न है तृणमूल कांग्रेस से कि आपके भाषा में भी वही नजर आ रहा है और लेखनी में भी वही नजर आ रहा है। यानी जो बात बोली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वही बात आपके चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रही है। तो मुझे मेरा उनसे स्पष्ट पूछना है, यह इश्तेहार शब्द किस मानसिकता के तहत रखा गया है? किस मानसिकता के तहत विचार करके रखा गया है? हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे संकल्प पत्र में है, कि हमारी सरकार बनने के बाद 1 करोड़ रोजगार के अवसर 5 वर्ष में सृजित किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज के यहां पर स्थापित होने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को जो 3,000 रुपए की बात कही गई है वह दिया जाएगा और
महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग पुलिस में महिला बटालियन बनाई जाएगी, जो मातंगनी हजारा जी और रानी रसोमणि जी के नाम के ऊपर 2 बटालियन से स्थापित की जाएगी। जहां तक विकास के संदर्भ की बात है, आज पूरा देश एक विकास के नए सोपान की तरफ आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तरह तरह के अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे संकल्प पत्र में है कि 45 दिन के अंदर जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाड़ लगाने के काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण करके तुरंत वहां पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, 3D लेवल पे काम किया जाएगा, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। यानी अभी तक जो लोग बड़े जलवाए जलाल से ममता जी के दामने रहमत में जलवा अफरोज हो रहे थे, अब उनके लिए समस्या के दिन आने वाले हैं। अब उन्हें अपनी असलियत सामने लानी पड़ेगी और उसके अनुसार हमारी सरकार स्पष्ट रूप से वह कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर भय का वातावरण न रहे, संशय का वातावरण न रहे, संदिग्ध वोटर न रहे, संदिग्ध लोग न रहे। इसलिए यह चुनाव सिर्फ एक दृष्टि से एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद की गंगा की धारा अब पूर्ण रूप से अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी। गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो उत्तराखंड में है। हरिद्वार के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद संगम में यमुना जी के साथ मिलन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, उसके बाद बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक राष्ट्रवाद और विकास की धारा की गंगा की धारा आ चुकी है। अब गंगा सागर तक उस धारा को पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता और पश्चिम बंगाल की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और राष्ट्रवाद की धारा गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल रूप में दिखाई पड़ेगी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, अंग, बंग और कलिंग। तो अंग सदन बिहार को कहते थे, कलिंग उड़ीसा को कहते थे और बंग भूमि इस पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास और राष्ट्रवाद की तरंग अब बंग भूमि में उठने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष, जो जनसंघ के रूप में हमारे संस्थापक रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो इसी बंगाल की धरती के सुपुत्र थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी थे, आज उनका स्वप्न साकार होने का अवसर आया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि हम कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को विकास के उस पैमाने पर पहुंचाएंगे, जैसे आपने देखा कि जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहां पर बाढ़ की समस्या रहती थी, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ड्रेजिंग करके नदियों को गहरा करके इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की थी। और आज इस देश के पूर्वी हिस्से में इनलैंड वाटरवेज 100 से अधिक राष्ट्रीय जल मार्ग कार्य कर रहे हैं। हावड़ा पोर्ट को और बड़ा करने के लिए उसका 130% कैपेसिटी बढ़ाने की पूरी योजना सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई है। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो वाराणसी से रांची होते हुए और कोलकाता तक के 6 लेन एक्सप्रेसवे का वो भी पूरी तरीके से 2027 तक खुल जाएगा। यानी एक तरफ विकास के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ समस्याओं, संदेह और भय के मार्ग बंद हो रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता ने 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, 6 बार, 7 बार कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका दिया, 3 बार तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया, 1 बार भाजपा को मौका दें और निश्चित रूप से परिवर्तन का
स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यानी अगर हम लोगों ने ये कहा था ना कि इस बार परिवर्तन करना है, पलटनो सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, इसमें मैं एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं, सबको परखा बार बार, हमको परखें एक बार। धन्यवाद। मोमिता फ्रॉम जी मीडिया। सर, अरविंद केजरीवाल जी आज आने वाले हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी का कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडी गठबंधन का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, क्योंकि वाम मोर्चा आपको पता है अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सब आने पे टीएमसी का वोट बैंक पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इनका फार्मूला कोई अलग नहीं है, इनका फार्मूला पूरे भारत में एक है, इंडी गठबंधन का। इन सब लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो केवल 2 पॉइंट कॉमन फैक्टर है। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के चुनाव भी हो रहे थे। तमिलनाडु की सरकार वो थी जिसने लगातार 3 वर्ष तक कॉन्फ्रेंस कराई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो इनका केवल एक कॉमन फैक्टर है कि ये लोग सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक हैं। केवल इस 2 पॉइंट पे सब लोग एक हैं, बाकी सब आपस में लड़ते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में लड़ने लगते हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल अंडर ममता रूल, और खड़गे जी कहते हैं, ये 2024 के लोकसभा के समय में बात कर रहा हूं, वी नीड ममता टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी इन दिल्ली। भाई साहब, समझ ही में नहीं आता है कौन सच बोल रहा है, कोलकाता में सच बोला जा रहा है कि दिल्ली में सच बोला जा रहा है। इन दलों का आपस में रिलेशन जानते क्या है? ये पुराना जो एक फिल्मी गीत था कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। दीपक दा, एबीपी आनंद। अभी तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आया, सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, कल से खबर आ रहा है कि वायलेंस हो रहा है, अटैक हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उंगली उठ रहा है कि तृणमूल के खिलाफ ये इन लोगों ने मारपिटाई कर रहा है। अभी तक चुनाव परिणाम आया ही नहीं, इसके पहले ही शुरू हुआ। देखिए, अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो सभी सुरक्षा बल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिशासी नियंत्रण में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सारी घटनाओं के ऊपर चुनाव आयोग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ दृष्टि रखे हुए होगा और इस पर समुचित कार्रवाई करेगा। परंतु यह आश्वस्त रहिए कि 4 मई के बाद यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की कोई स्थिति नहीं बनेगी, और पश्चिम बंगाल, वो जो भद्र लोग कहा जाता था, वो अपनी भद्रता और गरिमा के साथ पुनः स्थापित होगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि पहले राउंड की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, उसके बाद टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, और ये एसआईआर का फियर है, एसआईआर का डर है, जिस वजह से लोग ये जो है वोट ज़्यादा से ज़्यादा किया है। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा सवाल ये कि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग बाहरीगत हैं, यानी कि बाहर वाले हैं, बंगाल की अस्मिता छीन लेंगे, बंगाली मानुष का जो दिनचर्या है या डेली की जो भी चीज़ें हैं सब उनसे छीन ली जाएंगी। तो कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोग? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, पहली बात, हम इस आधार पर आश्वस्त हैं कि 2011 के विधानसभा चुनाव में हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। 2016 में हमें 3 सीटें मिली, 10% के लगभग वोट मिला। 2021 में हम 77 सीटें प्राप्त करके 38% वोट के साथ आए, और 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिला। यानी हमारे उनके वोट में 10% का डिफरेंस, यानी हमें सिर्फ 6% वोट अधिक प्राप्त करना है। तो अगर पिछले 15 साल के 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो बीजेपी उत्तरोत्तर बढ़ रही है, यानी वी आर कंसिस्टेंटली ऑन द राइजिंग साइड एंड दे आर ऑन द डिक्लाइनिंग साइड। इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि इस बार प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। यह हमारा पूछा एक स्टैटिस्टिकल आधार भी है इसके ऊपर। दूसरी बात, जो आपने बाहर वाली बात कही, तो मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा
जो लोग बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं, पहला तो प्रश्न मैंने यही कहा, उन्होंने अपने संकल्प पत्र का नाम ही बांग्ला भाषा में नहीं रखा। और यूसुफ पठान बाहर से आता है, चुनाव जीत के चला जाता है, जो बांग्ला का एक शब्द नहीं बोल सकता है। सोचने की बात है। और उसका स्वागत कौन पार्टी करती? यही पार्टी। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाते हैं, उनका वो विरोध करती है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर तो कभी बंगाल आया ही नहीं था, वो पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में, मरा जाके अफगानिस्तान में, और मस्जिद बन रही है बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और उसके बाद उसको रोकने का एक रत्ती भी प्रयास कभी नहीं किया गया। बांग्ला अस्मिता किसके साथ है यह हम बताना चाहते हैं। वो उस विचार के साथ है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर संसद में विशेष डिस्कशन हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि अब वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाया जाए, खंडित वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा जो तुष्टीकरण की बलिवेदी पे चढ़ गया था। मैं पूछना चाहता हूं, तब तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस में ही थी, 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति क्यों रही? आज वहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता 15 अगस्त 1947 को, वैसे वो इंटरिम सरकार के चीफ के रूप में 2 सितंबर 46 को बन गए थे, मगर उनको तो 46 में शपथ वेवेल ने दिलाई और 47 में शपथ माउंटबेटन ने दिलवाई। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो एक्साइल गवर्नमेंट बनाई, किसी अंग्रेज वाइसराय से द्वारा शपथ नहीं ली थी। उसके 75 साल पूरा होने पर 2018 में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जितने भी जीवित लोग थे आईएनए के, उनको ससम्मान गणतंत्र दिवस परेड में ले जाकर स्थापित किया। बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 2021 में केंद्र सरकार के प्रयास से दुर्गा पूजा को अंतरराष्ट्रीय, यूएन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल के रूप में स्थापित किया गया। और उसी दुर्गा पूजा में ममता जी कहती हैं उन्होंने दुर्गा विसर्जन को रोक लगा दी थी क्योंकि मुहर्रम के साथ क्लैश हो रहा था। तो सोचिए कि कौन किसके साथ आके खड़ा होता है। और फिर इतना ही नहीं, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह बात कही है, संकल्प पत्र में, कि कोलकाता को भी हम लिविंग हेरिटेज सिटी का दर्जा यूएन के द्वारा दिलवाने का प्रयास करेंगे। मैं भारती जेनानी प्रभात खबर से बोल रही हूँ सर। सर, आपने जैसे भरोसे के संकल्प की बात कही, तो मेरा सवाल है कि यहाँ पे मना स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है लक्की भंडार, जिसका महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर है ममता बनर्जी के प्रति। इसके अलावा जैसे स्कूलों में लड़कियों के लिए कन्याश्री, रूपश्री जैसी भी योजनाएं हैं, जिससे आर्थिक रूप से जो कमजोर है वर्ग, उनको मना लाभान्वित होती हैं इस योजना से। तो इनकी भरपाई सर भाजपा सरकार कैसे करेगी? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सर उनको एम्पावर्ड करने के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी क्या योजना रहेगी सर? देखिए, जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्थापित नीति है। 15 अगस्त 2014 को जो पहली उद्घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी लाल किले से, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी और इसके अंदर बदलाव दिखा है लिंग अनुपात में, नवजात बच्चों में। फिर इसके अलावा हमने हर राज्य में करके दिखाया है। जो मैंने अभी अपने उद्बोधन में बोला उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उज्ज्वला योजना हो, आज पूरे देश में अगर आप देखें 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, 5 करोड़, जिसमें 4 करोड़ में महिला उनकी ओनर है। मैं दावे से कह सकता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 4 करोड़ महिलाएं ये कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि मकान उनके नाम होगा और उसमें ओनरशिप उनकी होगी। फिर हमने राज्य दर राज्य करके दिखाया है। इवन हमारी सरकार आने से पहले जो गुजरात में काम हो रहा था, जो मध्य प्रदेश में काम हो रहा था, आप याद करिए शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू तो उस जमाने में पड़ा था, लाडली लक्ष्मी योजना ये तो यूपीए सरकार के समय की बात है। और हमारी केंद्र में सरकार आने के बाद महिलाओं का फुल फ्लेज्ड कमीशन हुआ भारत की सेना में। पिछले ही साल जो सीडीएस से पहला बैच एनडीए से निकला है, उसमें 17 वुमेन आके निकली हैं। पुलिस में अलग व्यवस्था हुई। और अगर आप देखें तो
जो मुद्रा योजना है उसमें 55% लाभार्थी महिलाएं, और दूसरी तरफ जो भी बातें मुख्यमंत्री जी कर लें, पर जिस क्षण उनके मुंह से निकलता है कि रात में इतने बजे के बाद महिला को निकलना नहीं चाहिए, उसके बाद सब किए धरे के ऊपर पानी फिर जाता है। और जब कोई महिला संदेश खाली से लेके आरजी कर तक नजर डालती है तो उसे दिखाई पड़ने लगता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप खुद समझ पाते हैं। सर, कमल फ्रॉम IANS, मेरा सवाल यह है कि कल राहुल गांधी बंगाल में थे और उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडा राज है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि ममता वही कर रही हैं जो बीजेपी मोदी जी देश में कर रहे हैं। मेरे घर ईडी का छापा हुआ, 55 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन ममता दीदी पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी बंगाल में थे, अपने आप में एक न्यूज़ है, और यह भी न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव में उन्हें 0 वोट मिला था और दौरा करने आए नहीं। कितनी बार चुनाव प्रचार करने आए, हल्ला चुनाव के बाद सबसे पहले यही मचाएंगे, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। यानी जिसके पास एक भी सीट नहीं है वो वोट चोरी होने की बात करेगा। अब दूसरी बात आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई है, इस तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। कितनी बार आपने बोला, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। याद करिए 2024 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर प्रतिरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बोलने की। तो राहुल गांधी जी से पहले पूछना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के लाशों के ऊपर खड़े होकर दिल्ली में अपने अरमानों की इमारत बनाने वाले आज आकर यहां पर सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता इसे भली भांति समझती है। देवश्री भट्टाचार्य जी, हेडलाइंस 24/7 से। तृणमूल के स्टेज से बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है फिर से कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, और उस हिसाब से देखा जाए तो 12 साल में 24 करोड़ नौकरी होना चाहिए, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ नौकरी दिए हैं, और जब भी वो नोटिफिकेशन करने जाती है तो PIL फाइल कर दिया जाता है बीजेपी के तरफ से। तो इस बारे में इस इशू का खुलासा करना चाहिए बीजेपी को, हमें लग रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे। अब नौकरी का सबसे ऑथेंटिक डाटा क्या होता है? EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसका जो अकाउंट होता है उसमें एम्प्लॉय अपना पैसा डालता है, एम्प्लॉयर भी डालता है। पिछले 12 वर्षों में 14 करोड़ EPF अकाउंट्स बढ़े हैं। यदि इनमें से आप 1/3 मान लें कि जिन्होंने पुराने में कभी अपनी नौकरी बीच में रोक दी होगी फिर दोबारा हुए होंगे, 2/3 भी नए मान लें, तो इसका मतलब 10-11 करोड़ तो डायरेक्ट जिसे आप नौकरी कहते हैं वो उठा है। रोजगार के जो अवसर सामने उभर कर सामने आए हैं, जो EPFO के डाटा के अलावा पीरियोडिक लेबर सर्वे के डाटा के अनुसार इस समय भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। देखिए, ये नहीं कह सकते सबको रोजगार है, वो तो अमेरिका में भी सबके पास नहीं है, मगर सबसे कम बेरोजगारी की दर इस समय है, सबसे कम महंगाई की दर इस समय है, और पूरे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास की दर भारत में है। अब फिर भी किसी के मन में आंकड़ों को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, विगत 12 वर्षों में पूरे भारत में 74 से बढ़कर 160 एयरपोर्ट हो गए, ये किसने बनाया? रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है, ये आदमियों ने नहीं बनाया है तो क्या आसमान से जिन्न आकर बना रहे हैं? मोबाइल हैंडसेट के हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, आज सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। तब 2 फैक्ट्री थी, आज 340 फैक्ट्री है। कौन बना रहा है? आज भारत में 8.5 करोड़ मोबाइल वो ऑटोमोबाइल्स बने, ये किसने बनाए हैं? ये 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास जो बने हैं, ये किसने बनाए हैं मकान? ये 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? भारत ने विमान वाहक अपना युद्धपोत बना लिया, LCA बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, कोई तो बना रहा है, किसी न किसी को तो रोजगार मिल रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वो लोग बहाने लेते हैं काम न करने। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, आपके दौरे हुकूमत में कितनी इंडस्ट्री आई बताइए? 12 वर्षों में रोजगार के तब अवसर सृजित होंगे ना, उल्टा इंडस्ट्रीज का यहां से पलायन हुआ है।
इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भारत में बदलाव को नहीं देखना चाहते, तो मैं फिर विद प्रूफ बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया की ग्रोथ रेट में 17% की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हुए वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट का इंजन बनकर उभरेगा। अब इसके बाद भी किसी को ना समझ में आ रहा हो, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन और सड़कें बनती हुई, ऑटोमोबाइल से लेके हाथ का मोबाइल बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। सर मैं सुभाष यादव भारत 24 से बोल रहा हूँ। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है कि राहुल गांधी बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुझे चुनाव के लिए उतारा नहीं जा रहा है या मुझे वहाँ से प्रशासन से परमिशन नहीं मिलती है। दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो उसका कारण टीएमसी ही होती है। ये एक मेरा सवाल है। क्या अगर बीजेपी सत्ता में अगर आती है तो उसका कारण टीएमसी ही होती है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल सर कि टीएमसी के अंदर से ही कई दिग्गज नेताओं के, उनके खुद दिग्गज नेताओं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि टीएमसी बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए, जो भी व्यक्ति ईमानदारी से राजनीतिक विश्लेषण कर रहा होगा, धरातल पे उसे दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी दिख रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जब मणिपुर से यात्रा शुरू की थी, मैं आपसे कहता हूं जाके जरा चेक कर लीजिए, उनकी यात्रा के दौरान जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई थी, ट्वीट किया हुआ है उनके प्रवक्ताओं ने, मालदा में क्या जबरदस्त लोग कह रहे थे, लुक एट द क्राउड। उससे पहले कहां नजर आई थी? धुबरी में, असम में, उसके बाद बरपेटा में, पश्चिम बंगाल के मालदा में। अब इन क्षेत्रों का जनसंख्या की दृष्टि से, डेमोग्राफी की दृष्टि से क्या महत्व समझा, तो भाई साहब वहां पे तो आ सकते थे, वहां जलवाए जलाल से लाखों का हुजूम इकट्ठा कर सकते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने कार्यकर्ता आज उनके पास नहीं है। वो किन लोगों के दम पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे? मैं याद दिलाना चाहता हूं 2024 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। कहे भाई, चुनाव तो भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार में ये आर्टिकल क्या लिखने की आवश्यकता कि अब मोदी जाने वाले हैं? ये अपने आप में यह दर्शाता है कि कांग्रेस का वास्तविक सपोर्ट बेस कहीं और से आता है। और पुनः मैं कह रहा हूं, इन्हीं चुनावों में, असम का भी चुनाव हुआ है और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस को नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड असम की धुबरी सीट पे हुआ है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी 3,52,000 से जीते हैं सिर्फ, यानी राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी। और क्यों? वहां के असम के मुख्यमंत्री कह चुके हैं धुबरी के बारे में कि वहां सर्वाधिक बांग्लादेशी होने की संभावना है। इसी कारण से वही यहां पर मालदा में उनकी सभा में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आती है। तो यह दर्शाता है कि वास्तविकता में उनके पास है नहीं और वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो राहुल गांधी जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और पश्चिम बंगाल में आकर जो उन्हें महसूस हो रहा, उसके लिए आगे की लाइन है, रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। शेष प्रश्न जुगो शंकर। नमस्कार सर, मैं सुप्रसाची जुगो शंकर से। आज मथुआगढ़ में जाके जो चुनाव के जीत के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा हुंकार दिया है, लेकिन विरोधियों का बोलना है कि ये एसआईआर के चलते ये ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो रहा है, तो इसमें आपको क्या बोलना है? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया भारत के चुनावी इतिहास में नियमित समयांतराल पर होती रही है। पहली बात टेक्निकल। पॉइंट नंबर 2, इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने की उनकी सारी मांग खारिज कर दी। पॉइंट नंबर 3, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कहना चाहेगा कि विदेशी घुसपैठियों के दम के ऊपर किसी भी देश के किसी भी राज्य में सरकार बननी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, केवल इस बात की अगर जांच हो रही है कि जो वास्तविक भारत का मतदाता है या नहीं, इसमें किसी को क्या समस्या है?
अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और हिंसा नहीं हो रही है, इसमें किसी को क्या समस्या है? एक दौर था, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एक दौर में चुनावी हिंसा के लिए सर्वाधिक बदनाम राज्य यूपी और बिहार हुआ करते थे। आज यूपी और बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं और पश्चिम बंगाल, जो बंगाली भद्र लोग के लिए जाना जाता था, वहां सर्वाधिक चुनावी हिंसा होती है। 2018 में पंचायत चुनावों में 75 लोग मारे गए पश्चिम बंगाल में। और अगर पहले चरण के चुनाव में कुछ वारदातें हुई, एक भी हत्या नहीं हुई, इस बात को लेकर लोग छाती पीट रहे हैं। पुनः मैं कहना चाहता हूं, फिर लोगों को समझ में आना चाहिए, वो भय की राजनीति करना चाहते हैं और हम भरोसे। देखिए, उनकी बातों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि टारगेट करके एसआईआर में से नाम हटाए गए हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे समर्थक हैं उनके नाम हटे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रोफेशनली और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, व्यावसायिक दृष्टि से पारदर्शी तरीके से हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रक्रिया को सही ढंग से कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वो चुनाव आयोग कर रहा है और न्यायालय ने भी उनके विषयों पे पूरी तरीके से उनका समर्थन किया है।